ગુડ મોર્નિંગ. ધોરણ 9 આપણે સર્વપ્રથમ હિન્દીમાં વ્યાકરણ જોયું હતું પહેલા લેક્ચરમાં, પણ અગમ્ય કારણોસર આપણી પાસે પેપર ન હોવાથી પેપર આપણે બાકી રહી ગયું હતું. આજે આપણે પેપર જોવાનું છે. પેપરની અંદર 50 માર્કનું આપણું પેપર હતું. તમને ખબર છે કે પેપરનો મેં તમને સંપૂર્ણ કોર્સ પણ ચલાવેલો, અને સંપૂર્ણ કોર્સ દરમિયાન તમને વ્યાકરણ, કહાની, નિબંધ આ બધી વસ્તુઓ પણ કરાવેલી છે. હવે આપણે એ જ પેપરની સમજૂતીને જોવાની છે કે આપણે પેપર કેવી રીતે સોલ્વ કરવું, એ પેપર સોલ્યુશનને આપણે જોશું. તો મિત્રો, આપણે A, B, C અને D 4 વિભાગમાં 50 ગુણનું પેપર લીધું હતું, જેની અંદર પ્રથમ 2 વિભાગ 28 માર્કના હતા. ત્યારબાદ C વિભાગ 10 માર્કનો હતો અને D વિભાગ 12 માર્કનો હતો. આપણે પ્રથમ વિભાગ જોશું. પ્રથમ વિભાગની અંદર જે ગદ્યમાંથી આપણે પૂછ્યું હતું કે સही विकल्प चुनकर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. साचो विकल्प पसंद કરીને ખાલી જગ્યા પૂરો. એમાં પ્રથમ ખાલી જગ્યા હતી, ऊँट की बोली सुनकर मूर्ख युवक खाली जगह बोल उठा. ऊँट की बोली सुनकर मूर्ख युवक खाली जगह बोल उठा. उनके ऑप्शन है ए उट्र उट्र, बी उठ उठ. तो इस पहली खाली जगह का जवाब होगा ए उट्र उट्र. दूसरी खाली जगह थी, कोतवाल तूने खाली जगह धूमधाम से क्यों निकाली. कोतवाल तूने खाली जगह धूमधाम से क्यों निकाली. ए सवारी, बी यात्रा. तो उसका जवाब है ए सवारी. अब 2 मार्क की खाली जगह को हम समाप्त करके अगले प्रश्न में गए. वह प्रश्न था कि सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए. सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए. उसमें पहला विकल्प था कि महाकवि कालिदास किससे पहले हुए. तो उनका जवाब था महाकवि कालिदास बाण के पहले हुए. यही सही जवाब था. अब आपको मालूम ही होगा कि महाकवि कालिदास जो संस्कृत कवि है और महाकवि बाण से पहले हुए थे. हमारा पाठ भी आता है महाकवि कालिदास, उसमें यह बताया गया है. दूसरा विकल्प भी था, लेकिन ये दोनों खाली जगह विकल्प ये तो आपको सामान्य लग रहे होंगे. अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए. उसमें पहला विकल्प था, मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था. मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था. उनका जवाब है मदन का गांव अल्मोड़ा पहाड़ी क्षेत्र में था. 2 प्रश्न थे, दोनों पूछने थे, जो कंपलसरी हमें लिखने थे. अब दूसरा प्रश्न, पक्षी को किसने गोली मारी थी, तो वो भी आपने जवाब दे दिया है. अब
2-3 वाक्य के प्रश्न पूछे गए थे। इस 2-3 वाक्य के प्रश्न के बारे में आपको बात करें तो मोहन की पारिवारिक स्थिति क्या थी? मोहन की पारिवारिक स्थिति क्या थी? और दूसरा प्रश्न भी था। एक प्रश्न के 2 गुण थे, टोटल 4 गुण हुए। उसके बाद चौथा प्रश्न जो कि विभाग ए का आखिरी पड़ा, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। उसमें विद्योत्मा का परिचय दीजिए। सबने लिखा था विद्योत्मा का परिचय, बहुत अच्छी तरह से, बहुत सुंदर और सही तरीके से विद्योत्मा का परिचय आप सब लोगों ने बताया था। तो यही विद्योत्मा का परिचय था, एकदम यानी कि एकदम सरल भाषा में प्रश्न पूछा गया था और जवाब भी एकदम सरल भाषा में था। और आप लोगों ने सबने लिखा, मुझे भी बहुत प्रसन्नता हुई कि आप सबको ये जो बड़ा क्वेश्चन था वो आपको एकदम सरल और निरुत्तर पड़ा। अब हम बात करेंगे पद्य विभाग की। पद्य विभाग भी 14 मार्क का है। ये पहला विभाग गया वो भी 14 मार्क का था, दोनों मिलाकर 28 मार्क के होते हैं। तो उसमें भी सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। કે સાચો વિકલ્પ પસંદ કરીને ખાલી જગ્યા પૂરો। पहली खाली जगह है, बरस रहे खाली जगह गगन से, धरती लपटे उगल रही। ए अंगार, बी पानी। तो मित्रों इसमें काफ़ी लड़कों ने गलत जवाब लिखा था पानी। पानी सिर्फ नहीं बरसता, हमारे काव्य में जो शब्द है वो हमें जवाब देना था। बरस रहे हैं अंगार गगन से, अंगार इनका जवाब आता है। बरस रहे हैं अंगार गगन से, धरती लपटे उगल रही। और दूसरी खाली जगह थी, इसमें जवाब अंगार आता है। अब हम दूसरी खाली जगह की बात करें तो तू दयालु दिन हो, तू दानी ही खाली जगह। तो इसमें सभी ने महान लिखा था, लेकिन मित्रों इसमें भिखारी आता है। तू दयालु दिन हो, तू दानी ही भिखारी। ये महाकवि तुलसीदास के काव्य में और इसके आगे के काव्य में आता है, नीति के दोहे में। तो मित्रों एकदम सरल भाषा में इस खाली जगह को पूछा गया था। उसके बाद हमारे सामने निम्नलिखित काव्य पंक्ति को पूर्ण करने की बात आती है। सरोवर फल नहीं खाते, वो काव्य पंक्ति आपने नीति के दोहे में पढ़ी ही होगी, लेकिन आप सबने उसमें भी बहुत सारी गलतियाँ की है। लेकिन कोई बात नहीं, जो लोगों ने मेहनत की थी, पढ़ाई की थी, उनको ये एकदम सरल लगी हुई थी। उसमें युग और में हमने ये बरस रहे अंगार गगन से वो तो पढ़ा था, लेकिन अब ये कौन सी थी? क्योंकि इस तरह हमें काव्य पंक्ति पूछी गई थी, तरुवर फल नहीं खात है, डॉट डॉट संपत्ति सुच हिस जान। तो उसकी पूरी रिक्त स्थानों की पूर्ति करे या काव्य पंक्ति को पूर्ण करे तो कुछ ऐसे होता है, तरुवर फल नहीं खाते है, सरोवर पिय नहीं पान, कहीं रहीम पर काज ही संपत्ति सुच हिस जान। तरुवर फल नहीं खाते है, सरोवर पिय नहीं पान, कहीं रहीम पर काज ही संपत्ति सुच ही सुजान। अब हमें
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में थे। उसमें पहला प्रश्न था कि छोटों का तिरस्कार क्यों नहीं करना चाहिए। तो हमें मालूम है कि कभी कभी तलवार की जगह छोटी की सुई से ही काम चल जाता है, इसलिए कभी भी छोटों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। और सात समंदर में क्या हो रहा है, तो वो आपने भी पढ़ा था कि सात समंदर में क्या हो रहा है। तो ऐसे हम बता सकते हैं कि खोल रहे हैं सात समंदर, डूब जाती है दुनिया, ज्ञान था लेता था जिससे गर्क हो रही दुनिया, डूब रही हो सब दुनिया जब मुझे डूबता गम तो क्या। इस सात समुंदर के अंदर पूरी दुनिया डूब रही है, सातों समुंदर खोल रहे हैं। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में थे, जिसमें तुलसीदास ने भगवान के कौन कौन से गुण बताए। तो आपको मालूम ही है कि भगवान को तुलसीदास ने दीनबंधु कहा था। उसके बाद आर्य किन किन विषयों के आचार्य थे, और लास्ट में विभाग डी का निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। उसमें तुलसीदास ने अपने और भगवान के बीच कौन कौन से संबंध जोड़े हैं, क्यों, वो पूरा विस्तार से ये हमें बताना था। इसके बताने के बाद हम विभाग सी यानी कि व्याकरण विभाग में जा सकते थे। तो मित्रों, दोनों विभाग हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अब विभाग सी की बात करेंगे, जिसे हम व्याकरण की बात करेंगे। और सबसे पहले व्याकरण में आपको मुहावरे पूछे गए थे, मुहावरों का अर्थ देना था, उनका वाक्य प्रयोग भी करना था। उसके बाद आपको निम्नलिखित शब्दों का विरोधी शब्द भी लिखना था। उसके बाद आपको निम्नलिखित शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखना था। उसके बाद निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखना था, और आपको भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखनी थी। इस तरह निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण पहचान कर लिखना था। तो हमने पूरा व्याकरण विभाग है वो कंप्लीट कर लिया था। पूरे व्याकरण विभाग के अंदर आपने देखा कि सब एक एक मार्क के ही पूछे जा रहे थे, चाहे वो पर्यायवाची हो, समानार्थी हो, या फिर शब्द समूह हो या मुहावरा हो। सब हमने एक एक वाक्य में बताए थे, उनका मार्क्स भी हमने एक रखा था। तो विभाग सी हमारे सामने पूरे पेपर में सबसे अगर सरल विभाग कहा जाए तो विभाग सी था। उसके बाद तो आखिरी विभाग हमारे सामने आकर खड़ा रह जाएगा, जो आपको भी मालूम है। आखिरी विभाग की बात मैं आपको कैसे बताऊं कि आखिरी विभाग जो है वो विभाग डी है, और विभाग डी सबसे ज़्यादा मार्क अगर हमें चाहिए तो विभाग डी में फोकस करना पड़ता है। विभाग सी को हमने सिर्फ 10 मार्क का ही बनाया था, विभाग डी को हमने 12 मार्क का बनाया है।
विभाग डी में सबसे पहले निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। 3 मार्क के थे वो। त्यारबाद निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उचित शीर्षक देना है, वो भी 3 मार्क की थी। और 6 मार्क में निम्नलिखित विषय पर लगभग 100 शब्दों में निबंध हमें लिखना था और हमने 100 शब्दों में निबंध भी लिखा है और हमने कहानी भी लिखी है और निम्नलिखित पैराग्राफ पढ़कर हमने प्रश्नों के उत्तर भी दिए हैं। तो आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं रहता कि जिसकी जानकारी मैंने आपको ना दी। पूरा पेपर अगर हम अपनी भाषा में देखें तो एकदम सरलता से लिखे तो पूरे मार्क आने की पूरी शक्यता थी। लेकिन आप लोग ने वो पेपर भी मैंने देखे, इतनी सरलता से नहीं लिखे हैं। पेपर के अंदर कुछ ना कुछ तो रह गया है, किसी ने तो आधा से ज़्यादा पेपर छोड़ दिए हैं। तो मित्रों, ये सब इस तरह अगर करोगे तो 10वीं में ये सब चलेगा नहीं। आप कभी पास नहीं हो सकते अगर इस तरह कोई भी विषय को सीरियस नहीं लोगे तो। अगर आप सीरियस है, आप अपनी मेहनत से एक घर पे बैठकर तैयारियां कर अगर पेपर नहीं दे सकते तो आप मान लो कि ये 9वीं कक्षा है, 10वीं कक्षा में आप कुछ नहीं कर सकते। ये मेरा आपसे विनती है कि प्लीज़ मेहनत करो और पढ़ाई में ध्यान देकर ही पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क लाओ, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। अब विभाग डी में हम आगे बढ़ेंगे। तो विभाग डी की बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूँ। विभाग डी लेखन विभाग। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले मैं आपके सामने पूरा पैराग्राफ पढ़ता हूँ, बाद में प्रश्न पढ़ता हूँ और उसी पैराग्राफ में से हम प्रश्न के उत्तर को ढूंढेंगे। तो पैराग्राफ कुछ इस तरह था। उन्नति के पथ पर चलने वाला छात्र प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व ही उठ बैठता है। उन्नति के पथ पर चलने वाला छात्र प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व ही उठ बैठता है। नित्य कर्म से निवृत्त होकर वह स्नान करता है। नित्य कर्म से निवृत्त होकर वह स्नान करता है। तत्पश्चात भगवान से प्रार्थना करता है कि वह सदा इसका पथ प्रदर्शक रहे। इसके पश्चात वो भगवान से प्रार्थना करता है कि वह सदा इसका पथ प्रदर्शक रहे। पूजन के बाद व्यायाम करना उत्तम छात्र के लिए आवश्यक है। पूजन के बाद व्यायाम करना उत्तम छात्र के लिए आवश्यक है। उसके बिना शरीर सबल, सुंदर और सुगठित नहीं हो सकता।
उसके बिना शरीर सबल, सुंदर और सुगठित नहीं हो सकता। जिस मंदिर में सुंदरता न हो उसमें बैठने वाली मूर्ति कभी सुंदर नहीं हो सकती। व्यायाम के बाद थोड़ा जलपान करना अत्यंत हितकार होता है। उसके बाद दैनिक समाचार पत्र भी देखना चाहिए ताकि संसार, देश, नगर तथा पड़ोसी की गतिविधियों का परिचय हो जाए और इसका ज्ञान न होने से कभी कभी बड़ी हानि होती है। इस तरह पूरा पैराग्राफ था। अब नीचे 3 प्रश्न दिए गए हैं। तीनों प्रश्नों के उत्तर उस पैराग्राफ में से हमें ढूंढने हैं। एक प्रश्न का 1 मार्क है, तीनों प्रश्नों के 3 मार्क है। पहला प्रश्न था, उन्नति के पथ पर चलने वाला छात्र प्रातः काल में कब उठता है? उन्नति के पथ पर चलने वाला छात्र प्रातः काल में कब उठता है? उनका जवाब है, उन्नति के पथ पर चलने वाला छात्र प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व ही उठ बैठता है। जो उन्नति के पथ पर चलने वाला छात्र है वो प्रातः काल यानी कि सुबह सूर्योदय से पहले उठ बैठता है। दूसरा प्रश्न ये था कि स्नान करने के बाद उसे भगवान की प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? स्नान करने के बाद उसे भगवान की प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? तो इसमें कुछ ऐसा बताया गया है कि नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान करना पड़ता है, उसके पश्चात भगवान से प्रार्थना करना पड़ता है, क्योंकि वह सदा उसका पथ प्रदर्शक रहे और पूजन यानी कि अर्चन उनकी भगवान सुने और भगवान उनका सदा के लिए पथ प्रदर्शक बना रहे। इसलिए छात्र को क्या करना पड़ता है? स्नान के बाद प्रार्थना करनी पड़ती है। तीसरा प्रश्न था, छात्र के लिए व्यायाम क्यों आवश्यक माना गया है? तो व्यायाम से छात्र का शरीर सबल, सुंदर और सुगठित रहता है, इसलिए व्यायाम को आवश्यक माना गया है। इस तरह 3 प्रश्न पूछे गए थे, तीनों प्रश्न के उत्तर भी इसमें ही थे। उसके बाद हमारे सामने निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उचित शीर्षक देना था। उसके मुद्दे कुछ इस तरह थे, पढ़ाई में कमजोर लड़का, एक ही कक्षा में 2 बार अनुत्तीर्ण होना, जंगल में आत्महत्या करने जाना, एक बंदर का बच्चा, पेड़ पर चढ़ने की कोशिश, बार बार गिरना, अंत में सफलता, लड़के को सीख मिलना, घर लौट जाना, पढ़ाई में जुट जाना, उत्तीर्ण होना और सीख। इस तरह कहानी पूछी गई थी। कहानी भी आप लोगों ने लिखी है। उसके बाद थे निम्नलिखित विषय पर लगभग 100 शब्द में निबंध लिखिए। उसमें पहला निबंध हमने पूछा था, मेरा प्रिय शिक्षक। उसमें मुद्दे कुछ इस तरह थे, प्रिय शिक्षक का उल्लेख, उनका व्यक्तित्व, विद्वता और पढ़ाने का ढंग, अन्य गतिविधियों में रुचि, विद्यार्थियों से व्यवहार, ये मेरे प्रिय शिक्षक के मुद्दे थे और 100 शब्द में ये निबंध लिखना था। 6 मार्क्स निबंध के थे। दूसरा हमने पूछा था, स्वच्छ भारत
उसमें मुद्दे थे, पहले स्वच्छता का महत्व, दूसरी सफाई की जरूरत, तीसरा व्यक्तिगत योगदान, चौथा सरकार का योगदान और पांचवा उपसंहार। तो मित्रों, इस तरह हमने हिंदी के 50 मार्क को पेपर में बताया था और सबने अच्छी तरह से पढ़ाई करके लिखा है। जिसने मेहनत की उसे मार्क आ गए हैं। आगे का हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अस्तु।